हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये उन दिनों की बात है जब मेरी फ्रेंड कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो स्पोर्ट्स में कबड्डी टीम की कैप्टन थी। वो अपने पैशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस लड़की थी। उसकी प्रैक्टिस कॉलेज स्टार्ट होने के पहले और कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी चालू रहती थी। प्रैक्टिस के चक्कर में वो कितनी बार रात के 1-2 बजे घर आती थी। उसे बहुत बार लोग पूछते थे, क्या तुम्हें इतनी देर रात को डर नहीं लगता? इस पे मेरी सहेली, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की थी, वो बड़ा ही लॉजिकल सा आंसर देती थी। भले ही मेरा घर चौल में हो, स्लम जैसे एरिया में हो, लेकिन सारा मोहल्ला मेरी जान पहचान का है। कोई मवाली या फिर ऐसे लोगों का खतरा नहीं है मुझे। और अगर ऐसा कुछ होता भी है, मेरी एक आवाज़ से सब लोग जाग जाएंगे, क्योंकि सबका घर पास पास में ही है। और लोगों से भी ज़्यादा मुझे खुद के सेल्फ डिफेंस पे भरोसा है, क्योंकि वो कबड्डी टीम की चैंपियन थी और स्पोर्ट्स उसका पैशन था। उसका इस तरीके का आत्मविश्वास देखकर सभी लोग उसे बहुत ही जिगर वाली लड़की कहते थे। लेकिन उसके साथ एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई जिसके बाद उसने देर रात को घर आना बहुत ही कम कर दिया। दरअसल वो अपनी टीम के साथ इंटर कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेती थी। कभी कभी तो उन्हें मैच खेलने के लिए मुंबई से बाहर भी जाना पड़ता था, तो कभी कभी अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करने ही जाना पड़ता था। वो जब भी अपने टीममेट्स के साथ टूर पे जाती थी तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती थी। एक ऐसा ही टूर था एक छोटे से शहर में, जहां पर उनके एक टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड होने वाला था। जगह का नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उस जगह की प्राइवेसी का सवाल है, लेकिन इतना बता रही हूँ कि वो जगह मुंबई से काफ़ी दूर थी। मतलब आप समझ सकते हो, मुंबई से अगर आप निकलोगे तो वहाँ पहुँचने में आपको एक पूरा दिन लग जाएगा। अगले दिन वो सुबह सुबह उस शहर के उस गेस्ट हाउस में पहुँचे जहाँ पर वो रहने वाले थे। वो वाली बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, मे बी 100 साल से तो ज़्यादा ही पुरानी थी। उस बिल्डिंग की बाहरी दीवारें काफ़ी ज़्यादा काली पड़ गई थी। उस बिल्डिंग का डिज़ाइन काफ़ी हद तक मुंबई की किसी चौल की तरह ही बना हुआ था, लेकिन कुछ अलग था। तो वो था उस बिल्डिंग का बाथरूम बिल्डिंग के बाहर की साइड बनाया हुआ था, और जो लेडीज़ वॉशरूम था वो सिर्फ एक ही था, जो कि अगर आप आज के टाइम के हिसाब से सोचो तो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मतलब जब वहाँ पर सब लोग पहुँचे तो सारी लड़कियों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अब ऐसी जगह पे भी रहना पड़ेगा क्या? कोई अच्छी सी जगह नहीं देख सकते थे क्या हमारे स्कूल वाले, हमारे कॉलेज वाले कोई ढंग की जगह नहीं देख सकते क्या रहने के लिए? इधर ग्रुप में यही सब बातें हो रही थी कि तभी उनके कोच सर उन्हें ब्रीफिंग देने के लिए आए और उन्होंने कहा, आप सबको यहीं रहना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी करो आप सब, लेकिन रात को जब भी किसी को वॉशरूम जाना हो तो उस टाइम पर कोई भी अकेला नहीं जाएगा, साथ में किसी ना किसी को ज़रूर ले जाना। सबको ये बात बहुत ही ज़्यादा अतरंगी लगी, क्योंकि अब वो कोई छोटे बच्चे थे नहीं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, सबके सब बच्चे तो बिल्कुल नहीं, जिन्हें बाथरूम जाने के लिए किसी को साथ में ले जाना पड़ता है। उस वक्त शायद किसी ने भी इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मेरी फ्रेंड को उस टाइम पर क्या पता था कि यहाँ पे बीतने वाले 2 दिन उसके अगले 2 हफ्तों तक नींद उड़ाने वाले हैं। सभी लोग अपनी प्रैक्टिस में लग गए शाम को, क्योंकि मैच होने वाला था। दिन बीता और शाम हो गई, मैच भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्रेंड की टीम पहले ही राउंड में हार गई और अब उन्हें अगले ही दिन वापस अपने घर जाना था। मेरी फ्रेंड, जो कि उस टीम की कैप्टन थी, वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। जाहिर सी बात है, ऐसी हार के बाद उसे भी नींद नहीं आ रही थी, पर जैसे तैसे आखिर में ये सोचकर वो सो ही गई। किसी भी गेम के यही 2 पहलू होते हैं, या तो हार होती है या फिर जीत होती है, और ये दोनों ही आते जाते रहते हैं। यही सब सोच के आखिरकार वो सो गई। लेकिन कुछ घंटे सोने के बाद अचानक से वो अपनी गहरी नींद से उठ गई।
उसे अचानक से वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसके मन में कोच सर की बात याद आई और उसने मन ही मन सोचा कि 2 मिनट के काम के लिए क्यों किसी को गहरी नींद से उठाना, तुरंत जाती हूँ और तुरंत आ जाऊंगी। वैसे तो वो बिल्कुल उठ गई थी, लेकिन उठने के बावजूद भी वो आधी नींद में ही थी। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। आंखें कभी खुलती तो कभी बंद हो रही थी। उसने आधा रास्ता अपनी आंखें आधी बंद करके ही पार कर दिया। वो जो वहाँ पर वॉशरूम था वो इंडियन स्टाइल का था। दरवाज़ा खोल के अंदर जाते वक्त उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसके आसपास कोई भी है। लेकिन जब वो अंदर वॉशरूम यूज़ करने के बाद बाहर को आई और जैसे ही उसने वो गेट खोला तो उसकी आंखों से सारी नींद एक ही बार में उड़ गई। दरवाजे के साइड में जो कोना था वहाँ पर एक छोटी लड़की छुप के बैठी हुई थी। देखने में लगभग 6 से 7 साल की लग रही थी और काफ़ी पतली सी थी। बाल उसके लगभग कमर तक आ रहे थे और उसने एक शायद डार्क ब्लू टाइप का फ्रॉक पहना हुआ था। वो फ्रॉक भी काफ़ी अजीब सा था, बिल्कुल किसी पेटीकोट की तरह लग रहा था। मेरी सहेली ने जैसे ही उसे देखना स्टार्ट किया वो बिल्कुल चुप सी हो गई और वो छोटी लड़की अचानक से बोल पड़ी, ता तुम ही मैच हारलत ना। उसने ये दूसरी भाषा में कहा था और उसका मतलब था, दीदी आप ही मैच हारे हो ना। मेरी फ्रेंड को पता नहीं क्यों थोड़ी सी राहत सी मिली और उसने मराठी में उसे जवाब दिया कि अब कर क्या सकते हैं, हार और जीत तो होती ही रहती है, हम लोग कल सुबह वापस जा रहे हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने उस लड़की से पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। और तब वो लड़की बोली, मुझे भी टॉयलेट जाना था, मम्मी ने बोला 5 मिनट यहाँ रुको, मैं आ रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही थी। मेरी फ्रेंड ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ देर के बाद जब वो वहाँ से जाने वाली थी तभी वो लड़की एक बार फिर से मराठी में बोल पड़ी, प्लीज़ मुझे नीचे पॉट पे बिठा दीजिए, मेरी मम्मी 5 मिनट में आती ही होंगी। ये सब आपको सुनने में थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए मेरी फ्रेंड को अब तक भी कुछ भी शक नहीं हुआ था। उसने उस लड़की को अपना हाथ देकर उठाया और दोनों हाथ पकड़ के उसे इंडियन स्टाइल कमोड पे बिठा दिया। उसके बाद मेरी सहेली ये सोचकर वहां से जाने को राजी हुई कि उसकी माँ अगले 5 मिनट में आती ही होंगी। पता नहीं क्यों उसे किसी भी चीज पर डाउट नहीं हो रहा था। जैसे ही वो जा रही थी तो उस लड़की की आवाज आई, जाते वक्त दरवाजा आधा बंद कर देना, और मेरी फ्रेंड ने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरी फ्रेंड वापस से सोने चली गई। अगले दिन सुबह सुबह सब पैकिंग करने में बिजी हो गए थे। तभी बातों बातों में ही मेरी फ्रेंड ने अपने कोच सर से सबके सामने ही पूछा, अंडर 10 एज ग्रुप्स के मैचेस का क्या हुआ, वो मैच कब होंगे। सारी लड़कियां और सर भी उसको हैरानी से देखने लगे। सब यही सोच के कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये क्या कह रही है। एक लड़की ने कहा, कोई भी घर वाला अपनी छोटी छोटी बेटियों को यहाँ पर कबड्डी खेलने क्यों भेजेगा। लेकिन कोच सर बिल्कुल शांति से वहीं पर खड़े हुए थे। फिर उन्होंने शांति को तोड़ते हुए कहा, यहाँ पर कोई भी अंडर 10 की गर्ल्स की टीम नहीं आई है। तो इसके जवाब में मेरी फ्रेंड ने बीती रात उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सबको बता दिया, और उसे सच में अब भी यही लग रहा था कि वो लड़की इस बाथरूम में पहले से ही थी। सबने उससे कहा कि ठीक से याद करो, अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालो, क्या जब तुम बाथरूम गई थी तो क्या वहां पे दरवाजा खुला हुआ था पहले से, या फिर क्या वहां पे पहले से लाइट्स ऑन थी। क्या तुम वहां से आने के बाद उस लड़की को दोबारा देखी जहां वो लड़की दरवाजा खोलते वक्त दिखी थी। वो उस रात पूरी तरीके से नींद में डूबी हुई थी, उसे ठीक से होश भी नहीं था, पर काफी कोशिश के बाद उसे एहसास हुआ कि इन सारे सवालों के जवाब नहीं थे। ना तो उसके आने से पहले दरवाजा खुला हुआ था, ना ही लाइट्स ऑन थी, और ना ही वहां पर कोई लड़की थी। जैसे ही उसे इन सब का एहसास हुआ उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सारी लड़कियां सहम गईं कि आखिर ये सब क्या हुआ है। अगर कोई और लड़की उसकी जगह होती तो उस लड़की को अंदर देखते ही वो डर के चिल्ला देती। और फिर उसके बाद जाकर कोच सर बोले, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। थोड़ा रुकने के बाद वो फिर से बोले, दरअसल यहाँ आते ही उन्होंने बताया था कि बस रात के समय थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी अजीब अजीब घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती होंगी। इसीलिए उन्होंने पहले ही दिन ब्रीफ किया था कि बाथरूम जाते वक्त अकेले नहीं जाना है। लेकिन उस दिन स्टूडेंट्स का पहला ही दिन था। अगर सब कुछ सीधा सीधा बता देते तो बच्चे डर भी सकते थे। इसीलिए उन्होंने तब नहीं बताया था। और क्योंकि शाम को वो मैच में हार गए थे और उन्हें अगले दिन वापस ही जाना था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये बात अभी मैं क्या ही बताऊं। लेकिन अब वो सोच रहे थे कि शायद बता देना ही ठीक था, क्योंकि उन्हें भी रात को किसी के अपने पीछा करने का एहसास हो रहा था। मेरी फ्रेंड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अगले 4 दिनों तक उसे तेज फीवर हो गया। अगले कई दिनों तक उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। हर वक्त उसे सिर्फ इसी बात का डर रहता कि कहीं वो लड़की की आत्मा उसका पीछा करते करते यहाँ पे भी ना आ गई हो। इसी डर की वजह से उसने अपनी लेट नाइट वाली प्रैक्टिस भी बंद कर दी थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उसकी प्रैक्टिकल सोच को अंदर से हिला दिया था। एक हंसती खेलती लड़की को, एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड लड़की को इन सब चीजों पे विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की ओर, जो कि हमें बताई है हमारी सब्सक्राइबर आयुषी ने। आइए इस घटना को आयुषी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम आयुषी है और मैं झारखंड में रहती हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये साल 2016 की है। उस टाइम पर मैं 4th क्लास में थी। उस टाइम पर हम लोगों ने घर चेंज किया था और एक रेंट के घर में रहने के लिए गए थे। हमारा घर तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अजीब थे वहाँ के हमारे पड़ोसी। हम लोगों के पड़ोस में एक बंगाली फैमिली रहती थी और एक फैमिली बिल्कुल हमारे जैसी ही थी। जो दूसरी वाली फैमिली थी वो तो काफ़ी फ्रैंक थी, मतलब वो लोग काफ़ी फ्रेंडली टाइप के थे, सबसे बिल्कुल अच्छे से बात करते थे और बिल्कुल मिलजुल कर रहते थे। लेकिन वो जो दूसरी वाली बंगाली फैमिली थी वो अपने घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते थे, ना ही किसी से कुछ खास बोलचाल करना। वो लोग बस अपने काम से काम रखते थे। उस घर में जाने के ठीक बाद तो कुछ खास नहीं हुआ, बट आसपास के जो लोग पहले से वहाँ पर रहते थे उन लोगों ने मेरी मम्मी से बातों बातों में कई बार ऐसा कहा था कि हमारे जो पड़ोसी हैं, जो बंगाली फैमिली वाले हैं, वो लोग ठीक नहीं हैं। इस बात पर मम्मी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। हमें वहाँ पे गए हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही था। लेकिन उसके बाद से कुछ अजीब सी घटनाएं स्टार्ट हो गई, जिनकी वजह से हम सभी लोग डरने लगे। रात के समय में अचानक से किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ हम लोगों को आती रहती, कभी कभी साइड वाले रूम से तो कभी कभी ऊपर से। ये आवाज़ें सिर्फ रात के 12-1 बजे के बाद ही आती थी और इन आवाज़ों को मेरे अलावा मेरी मम्मी भी सुना करती थी। एक बार को तो हमें तब भी लगा कि ये सब हमारा वहम ही है, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब हमारी जो पड़ोस वाली फैमिली थी उन्होंने भी कहा कि उनके घर में भी ऐसी आवाज़ें बीते कुछ दिनों से आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनने के बाद और हमारे साथ जो घटनाएं स्टार्ट हुई थी उनके बाद हम सबको इस बात पे थोड़ा सा शक हुआ कि वो बंगाली फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक रात
वो ऐसी घटना घटी जिस दिन के बाद से हमें उस घर को खाली करना ही पड़ा। एक रात मैं सो रही थी और अचानक से मेरी नींद खुली। मुझे प्यास लग रही थी। फ़ोन में टाइम देखा तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा और मैंने अपनी दीदी को उठा दिया और उनसे कहा कि मुझे पानी पीने जाना है। उसके बाद दीदी मेरे साथ पानी पीने के लिए गई, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। पानी पीते पीते ही मैंने खिड़की से कुछ ऐसा देख लिया कि मैं वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो गई। पीछे मेरी दीदी ने जैसे तैसे मुझे गिरने से संभाला और उसके बाद मैं ऐसी बेहोश हुई कि तकरीबन अगले 2 से 3 घंटे तक मुझे होश भी नहीं आया। आखिरकार जाकर सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मुझे मेरी पूरी फैमिली घेर कर खड़ी हुई थी और मेरे पड़ोस वाली फैमिली भी साथ में ही थी। तब जाकर मम्मी ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था, रात में ऐसा क्या हो गया था कि तुम बेहोश हो गई। मुझे पहले कुछ ठीक से याद भी नहीं आ रहा था और फिर जाकर मुझे अचानक से याद आया और मैं कांपते कांपते बोली। मैंने खिड़की में से देखा था कि उन आंटी के हाथ में एक बिल्ली थी और वो उस पर कुछ काला जादू कर रही थी। मैं कुछ देर तक उन्हें घूरती रही और फिर अचानक से उन्होंने अपनी आंखें पता नहीं कैसे सीधा मेरी तरफ कर दी, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि मैं उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं और मैं बेहोश हो गई। ये घटना जैसे ही मैंने घर वालों को बताई तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उस महीने का रेंट हमने एडवांस में दे दिया था, इसीलिए हमें उस महीने तो पूरा रहना ही पड़ा और उसके बाद हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर लिए। उसके कुछ महीनों बाद हमें एक ऐसी खबर पता चली जिसे सुनकर हम सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। हमें पता चला कि वो जो बंगाली फैमिली थी उन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। उनके घर में किसी एक सदस्य ने नहीं बल्कि उनकी फैमिली के सभी मेंबर्स ने एक साथ सुसाइड कर लिया है। रीज़न क्या था इसके पीछे ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि कभी कभी काला जादू उल्टा पड़ जाता है और ये उसी का ही एक नतीजा था। उस रात वाली घटना को मैं जब भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं आज की आखिरी कहानी जो कि हमें भेजी है प्रिया ने। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये साल 2002 की है और बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरे भाई के साथ घटी थी। एक्चुअली में वो हॉस्टल में पढ़ते थे। उस हॉस्टल का नाम था शिकार हॉस्टल। ये हॉस्टल राजस्थान में है, आप आज भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरे भैया उस टाइम पर ठीक से याद तो नहीं पर 4th या फिर 5th स्टैंडर्ड में ही थे। वहाँ का सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि एक ही रूम में 3 या 4 बच्चों को रूम शेयर करना होता है। तो उस टाइम पर हुआ ये था कि दरअसल नया सेशन स्टार्ट हुआ था और बच्चों के एडमिशन थोड़े ज़्यादा हुए थे। एक नई बिल्डिंग का काम स्टार्ट था बट कुछ दिनों के लिए बच्चों के रूम्स की कमी पड़ रही थी। तो उस हॉस्टल में एक रूम था जो कि कई सालों से बंद था। उस रूम को हमारे प्रिंसिपल ने खुलवाने का ऑर्डर दे दिया। एक्चुअली कुछ साल पहले वहाँ पर काम करने वाली एक औरत ने उस कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने खुद को फांसी के फंदे पे लटकने से पहले अपनी बेटी को भी जहर दे दिया था जो कि उस वक्त बस 3 साल की थी। वेकेशंस के बाद मेरे भैया लेट से हॉस्टल में गए थे, इसीलिए प्रिंसिपल ने उन्हें रहने के लिए वही वाला रूम दिया था। उस रूम में उनके अलावा 3 बच्चे और थे। कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन रात में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो टीचर ने कहा कि सब बच्चे आज ऊपर ही सो जाएंगे, लेकिन मेरे भैया ने किसी कारण से ऊपर सोने से मना कर दिया और कहा कि मैं नीचे ही सो जाऊंगा। उनकी टीचर ने कहा कि ठीक है,
तुम इस रूम में ही रुक जाओ। और उनके बाकी सारे रूममेट्स ऊपर सोने के लिए चले गए। सब लोग ऊपर जा चुके थे और मेरे भैया आराम से उस रूम में सो रहे थे। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए और रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास अचानक से मेरे भैया की आंख खुली। कमरे में किसी के ना होने के बावजूद भैया को रूम में किसी चीज की हलचल महसूस हो रही थी। ये सब वो आधी नींद में देख रहे थे। उन्हें फिर अचानक से कुछ अजीब सा फील हुआ और उनकी आंख एकदम से खुल गई। तो उन्होंने देखा कि उनके पास में ही एक औरत खड़ी थी जिसके पास में एक छोटी बच्ची भी थी। पहले तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है और वो लोग है कौन। और फिर जाकर उन्होंने थोड़ी देर तक जब वो देखते रहे तब उन्हें महसूस हुआ कि वो उस औरत और उस बच्ची के आर पार देख पा रहे थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उन दोनों के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा डर गए, इतना कि पहले तो उनकी आवाज उनके गले में ही रह गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोशिश की और बिना चिल्लाए ही उस रूम से भागकर सीधा छत पे चले गए। छत पे जैसे ही वो पहुंचे उसके बाद बहुत ही जोर से चिल्लाए और उनके चिल्लाने की आवाज सुन के सारे बच्चे डरते हुए उठ गए। शोर सुनकर मैम भी उठ गई और वहां पर पूछने के लिए आई कि आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसे आखिर क्यों घबराए हुए हो। तो भैया ने मैम को उनके साथ जो भी हुआ सब बता दिया। मैम ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम वापस रूम में मत जाओ, यहीं पर सो जाओ। मेरे भैया को वहीं पर सुलाकर मैम प्रिंसिपल ऑफिस में गई और उन्होंने प्रिंसिपल को सारी बातें बताई जो भी मेरे भैया के साथ घटी थी। उन्होंने कहा ठीक है, एक बार हम उस रूम को चेक करने चलते हैं। और उसी समय प्रिंसिपल सर और मैम उस रूम में देखने के लिए गए थे। थोड़ी देर वो लोग उस रूम में ही रुके, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि मेरे भैया वहां पर अकेले थे तो शायद उन्हें वहम हुआ होगा, और उन्होंने इस घटना को इग्नोर कर दिया और वो लोग वहां से चले गए। लेकिन फिर तकरीबन 2-3 घंटे बाद सुबह के 5 बजे के आसपास छत पर बारिश होने लगी और सभी बच्चे उठकर जल्दी से अपने अपने रूम में भागे। क्योंकि गर्मियों का मौसम था इसीलिए बच्चों को 6 बजे उठाया जाता था। इसीलिए सब लोग ऊपर से नीचे जाने के बाद एक बार फिर से अपने रूम में सोने लगे। इस बार रूम के अंदर मेरे भैया के साथ उनके रूममेट्स भी थे और जैसे ही उन्होंने ऊपर से नीचे आकर रूम का दरवाज़ा खोला वो लोग डर के मारे कांपते रह गए। उन्होंने देखा कि उनके बेड के पास जो अलमारी रखी थी उस अलमारी के ऊपर एक औरत अपनी टांग लटकाकर बैठी हुई थी जो कि बार बार अपने पैर हिलाए जा रही थी। उस औरत को देखकर उन चारों लोगों की बहुत ही जोर से चीख निकल गई और मेरे भैया उस तरफ से दूसरी तरफ भागने लगे। तुरंत ही वहां पर टीचर भी आ गई, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन बच्चे इस बात पे पूरी तरीके से श्योर हो गए थे कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ थी और उसी दिन उन चारों बच्चों ने मिलकर अपने अपने पेरेंट्स को कॉल कर दी और ये घटना बता दी। पेरेंट्स ने इस बारे में जब प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने कहा कि जो भी हो हमें वो रूम उन बच्चों को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो कई सालों से बंद भी था और उसके ऊपर वैसी भी घटनाएं होती रहती थी। ये हमारी गलती है और हम अपनी गलती मानते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद से फिर से उस रूम को लॉक कर दिया गया और शायद आज भी वो रूम लॉक्ड ही है। मेरे भैया जब भी मुझे इस इंसिडेंट को बताते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है।